कहानी है धनीपुर गांव की, जहां किस्मत से ज़्यादा मेहनत की कीमत नहीं होती और जहां भाग्य का लिखा हर किसी की ज़िंदगी का फैसला करता है। हे गौ माता, आज कुछ ऐसा कर देना कि मेरे रघु की किस्मत चमक जाए। माँ, इतनी सुबह सुबह पूजा पाठ? अब तो भाग्य भी थक गया होगा तुम्हारी सुन सुन के। भाग्य नहीं सुनेगा तो माँ का आशीर्वाद सुनेगा बेटा। तू देखना, एक दिन तेरी मेहनत रंग लाएगी। पहले रंग तो हमारे कपड़ों में हो अम्मा, फिर देखेंगे किस्मत के रंग। रघु खेत की ओर जा रहा है, तभी चिंकी अपने मटके में पानी भरकर लौटती है। अरे रघु, आज सूरज के साथ साथ तू भी जल्दी निकल पड़ा क्या? क्या करे चिंकी, किस्मत तो साथ देती नहीं, मेहनत करनी पड़ती है। कहाँ भाग्य और कहाँ मेहनत। सुना है शहर से कोई बड़ा साहूकार आने वाला है, शायद काम मिल जाए तुम्हें। साहूकार तो आते हैं, लेकिन काम गरीबों को नहीं, अपने मतलब वालों को देते हैं। फिर भी देखेंगे, किस्मत का खेल है, क्या पता कुछ बदल जाए। चूल्हे पर खिचड़ी पक रही है, माँ रघु के पैरों में तेल लगा रही है। बेटा, बस एक बार काम मिल जाए, फिर तो अपनी मेहनत से इस घर की हालत बदल देगा, मैं जानती हूँ। अम्मा, जब तक तू मेरे साथ है, मुझे किसी किस्मत की जरूरत नहीं, तेरी दुआ ही मेरा भाग्य है। लेकिन भाग्य सिर्फ मेहनत से नहीं बदलता, कभी कभी एक मोड़, एक घटना पूरी कहानी बदल देती है। रघु की किस्मत क्या वाकई करवट लेगी या उसके हाथ सिर्फ इंतजार ही आएगा? चौपाल पर कुछ बुजुर्ग और नौजवान बैठे हैं। कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि गांव में एक नया साहूकार आने वाला है। रघु और चिंकी भी वहां पहुंचते हैं। भाइयों सुनो, शहर से जगतराम साहूकार आ रहा है। सुना है वो गांव में अनाज का गोदाम बनवाएगा, बहुत सारे काम निकलेंगे। साहूकार तो पहले भी आए, लेकिन हमारे जैसे गरीबों को क्या मिला? इस बार वो कह रहा है, मेहनत करने वालों को काम दूंगा, बस ईमानदारी चाहिए। रघु के चेहरे पर उम्मीद की हल्की चमक आती है। अगर ये सच है तो अम्मा का सपना पूरा हो सकता है। हाँ रघु, लेकिन सोच समझकर। बड़े लोग अक्सर मीठा बोलते हैं, लेकिन नीचता दिखाते हैं। गांव में एक काली जीप घुसती है। साहूकार जगतराम, उम्र करीब 45, मोटा, आंखों में चालाकी, जीप से उतरता है। साथ में उसका चमचा बिन्नी भी है। नमस्कार भाइयों, मैं यहाँ अनाज का बड़ा गोदाम बनाने आया हूँ। काम भी है, पैसा भी मिलेगा, बस मेहनत होनी चाहिए। जो लोग काम करना चाहते हैं वो कल सुबह 5 बजे चौपाल पर आ जाएं। भीड़ में हलचल होती है। रघु आत्मविश्वास के साथ खड़ा होता है। मैं आऊंगा साहूकार जी, मेहनत करके दिखाऊंगा। अच्छा, तेरे जैसे नौजवानों की ही जरूरत है। पर कैमरा जगतराम की आंखों पर जूम करता है। आंखों में चाल और लालच साफ दिखता है। अगली सुबह रघु 4 और युवकों के साथ गोदाम स्थल पर पहुंचता है। काम दिया जाता है मिट्टी खोदाई का। सब मेहनत से लगते हैं। काम खत्म करोगे तो शाम को पैसे मिलेंगे, नहीं तो 1 रुपया नहीं मिलेगा। रघु पूरे दिन मेहनत करता है, पसीने से लथपथ, हाथों में छाले, लेकिन मुस्कान कायम। शाम का समय, सबको 200 रुपए मिलते हैं, लेकिन रघु को सिर्फ 50 रुपए। साहूकार जी, मेरा भी उतना ही काम था, फिर मुझे सिर्फ 50 क्यों? तू नया है लड़के, पहले वफादारी दिखा, फिर दाम मिलेगा। जो सवाल करता है वो भरोसे लायक नहीं होता। रघु चुप रह जाता है, लेकिन आंखों में आंसू और गुस्सा है। रघु माँ को पैसे देता है। माँ पैसे गिनती है, सिर्फ 50। बेटा, क्या इतना ही मिला? हाँ माँ, शायद मेहनत से ज्यादा भाग्य चलता है, लेकिन हार नहीं मानूंगा। देख लेना, ये मिट्टी एक दिन मेरी तकदीर बनाएगी। ढोल की हल्की आवाज। दूर से गांव में किसी समारोह की तैयारी होती दिखाई देती है। एक और बड़ा मोड़ आने वाला है।
रघु की किस्मत ने उसे पहली ही सीढ़ी पर झटका दिया, लेकिन क्या उसका हौसला टूटेगा या ये आग उसकी राह बनाएगी? भाग्य का लिखा क्या बदल सकता है? सुबह का समय, चौपाल पर भीड़ लगी है। दूर से घोड़ा गाड़ी आती है। गांव के लोग फुसफुसाने लगते हैं। अरे देखो, ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह आ गए, हमारे गांव के राजा। सुना है शहर से लौटे हैं, शायद साहूकार के कामकाज की जांच करेंगे। घोड़ा गाड़ी रुकती है। वीरेंद्र प्रताप सिंह 55 साल, सफेद धोती कुर्ता, चेहरे पर रौब और आंखों में दया उतरते हैं। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। कैसे हो मेरे गांव वालों? सुना है कोई नया साहूकार आया है, मेहनत का फल दे रहा है या सिर्फ मीठी बातें? रघु खेत से लौट रहा होता है, तभी राजा साहब रास्ते में मिल जाते हैं। तुम रघु हो ना, सरस्वती देवी का बेटा? जी, मैं ही हूँ। साहूकार के यहाँ काम कर रहे हो? जी, लेकिन मेहनत ज्यादा, दाम कम। सवाल करो तो भरोसे पर शक जताते हैं। हमारे गांव में कोई गरीब के साथ नाइंसाफी करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कल चौपाल में सबके सामने बात होगी। अगले दिन चौपाल में भीड़ जुटी है। एक तरफ साहूकार जगतराम और उसका चमचा बिन्नी, दूसरी तरफ राजा साहब, मुखिया, रघु और दांव वाले। जगतराम, गांव में आए हो तो मेहनत का पूरा हक देना पड़ेगा। यहाँ कोई तुम्हारा गुलाम नहीं है। राजा साहब, मैं तो बस थोड़ा परख रहा था। गरीब की ईमानदारी परखने के लिए उसकी रोटी छीनना सही नहीं है। कुछ लोग रघु की हिम्मत की तारीफ करते हैं। राजा साहब के दबाव में साहूकार मजबूरी में सबको सही दाम देने की बात करता है, लेकिन कैमरा उसके चेहरे पर जाता है, आंखों में बदले की चमक। रघु की एक आवाज ने गांव में बदलाव की लहर शुरू कर दी, लेकिन साहूकार की आंखों में जो आग जल चुकी थी वो अब बुझने वाली नहीं थी। राजा साहब के पुराने हवेली जैसे महल में दीपक जल रहे हैं। रघु को बुलाया गया है। रघु थोड़े घबराए हुए अंदर आता है। राजा साहब, आपने बुलाया? हाँ रघु, मैंने तुम्हारी आंखों में ईमानदारी देखी है, लेकिन गांव में सिर्फ ईमानदारी से सब नहीं चलता। कभी कभी सच उजागर करने के लिए हिम्मत चाहिए। साहूकार के खिलाफ? लेकिन मैं अकेला क्या कर पाऊंगा? साहूकार यहाँ गरीबों का शोषण करने आया है। वो कागजों में ऐसा खेल कर रहा है कि गांव की जमीन उसके नाम हो जाएगी। मुझे सबूत चाहिए और ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो। अगर ये गांव बचाने का सवाल है तो मैं जान भी दे दूंगा। काम क्या है? कल रात बिन्नी साहूकार के साथ तहखाने में हिसाब की किताब रखेगा। तुम्हें उन दस्तावेजों को लाना है। साहूकार अपने घर में बैठा शराब पी रहा है। बिन्नी पास खड़ा है। वो रघु बहुत ज्यादा बोलने लगा है। राजा भी उसका पक्ष ले रहे हैं। मालिक, एक काम कीजिए, उसे ही अपने जाल में फंसाइए, चोरी का इल्जाम लगाइए। गांव वाले खुद उससे नफरत करने लगेंगे। वाह बिन्नी, यही तो असली खेल है। भाग्य का लिखा मैं बदल दूंगा। रात का समय, रघु घर से निकल रहा है। चिंकी उसे रोक लेती है। रघु, मुझे ठीक नहीं लग रहा। साहूकार चालाक है, कहीं ये तेरे लिए जाल ना हो। चिंकी, अगर डरते रहे तो कभी सच जीत नहीं पाएगा। माँ का आशीर्वाद और राजा साहब का विश्वास मेरे साथ है। चिंकी की आंखें नम हो जाती हैं, पर वो रघु को जाने देती हैं। रात का सन्नाटा। रघु धीरे धीरे साहूकार के गोदाम के पीछे के दरवाजे से घुसता है। हाथ में लालटेन है। बक्सों और अनाज के ढेर के बीच से गुजरते हुए तहखाने तक पहुंचता है। कैमरा रघु के कांपते हाथों पर फोकस करता है, फिर उसके चेहरे पर जहां डर और हिम्मत दोनों साफ झलकते हैं। हे भाग्य, अगर तू सच में है तो आज गरीबों का साथ देना। वो जैसे ही दस्तावेजों को उठाता है, तभी पीछे से बिन्नी की आवाज गूंजती है। अरे वाह, चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। सुबह का समय। चौपाल पर गांव वाले इकट्ठे हैं।
साहूकार जगतराम और बिन्नी बीच में खड़े हैं। बिन्नी के हाथ में वही दस्तावेज हैं जो रघु कल रात तहखाने से निकालने गया था। रघु को बांध कर लाया जाता है। देख लो गांव वालों, ये है तुम्हारा हीरो रघु, जो रात को चोरी करता पकड़ा गया। क्या रघु ने चोरी की? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सबूत तो दस्तावेजों में है। भीड़ में कानाफूसी, कुछ लोग शक करने लगते हैं। मैंने तो इसे काम दिया, रोटी दी, और इसने क्या किया? मेरी ही गुप्त फाइलें चुरा ली। रघु सिर झुकाए खड़ा है, आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों। सरस्वती देवी भीड़ में आती है रोती हुई। नहीं, मेरा रघु चोर नहीं हो सकता। वो भूखा रह जाएगा लेकिन बेईमानी नहीं करेगा। अम्मा, मैं सच कह रहा हूँ। मैं गांव के लिए गया था, लेकिन जाल में फंस गया। भीड़ में कुछ लोग सहानुभूति जताते हैं, कुछ शक करते हैं। माहौल बहुत भावुक हो जाता है। चिंकी आगे आती है, साहूकार की आंखों में आंख डालकर बोलती है। साहूकार, अगर रघु चोर है तो बताओ, उसने तुम्हारे पैसे या अनाज क्यों नहीं चुराए? सिर्फ कागज ही क्यों? ये साफ है कि असली चोरी तुम कर रहे हो, गांव की जमीन की। भीड़ में फिर से कानाफूसी। कुछ लोग साहूकार के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह, राजा साहब घोड़े पर आते हैं। सब चुप हो जाते हैं। रघु मेरा आदमी है, जो उसके खिलाफ बोलेगा पहले मुझसे जवाब ले। राजा साहब, ये चोरी रंगे हाथों पकड़ा गया, सबूत मेरे पास है। सबूत अगर तेरे पास है तो सच मेरे पास है, और सच को झूठ से दबाया नहीं जा सकता। राजा साहब भीड़ की तरफ देखते हैं। रघु ने चोरी नहीं की, उसने सबूत इकट्ठे किए हैं। तुम्हारे गलत इरादों के सही समय आने पर यह सच सबके सामने आएगा। बिन्नी चौंक जाते हैं। गांव वाले राजा साहब की बात सुनकर धीरे धीरे रघु के पक्ष में खड़े होने लगते हैं। साहूकार गुस्से में दांत पीसता है, लेकिन शांत दिखने की कोशिश करता है। ये राजा और रघु दोनों मिलकर मेरे खिलाफ खेल रहे हैं। अब इनकी बारी है। पहले इनका भरोसा तोड़ो, फिर इनकी जिंदगी। रात का समय साहूकार और बिन्नी अपने कमरे में बैठे हैं। रघु को मैंने चोर साबित करना चाहा, लेकिन राजा ने खेल पलट दिया। अब देखना, मैं इस गांव को ही 2 हिस्सों में बांट दूंगा। कैसे मालिक? गांव के कुछ लोगों को सोना और शराब दूंगा। उनसे कहूंगा, राजा और रघु ने तुम्हारे खिलाफ सौदा किया है। जब गांव वाले आपस में भिड़ जाएंगे, तब असली राजा मैं बनूंगा। सुबह का समय। चौपाल पर 2 गुट बन चुके हैं। एक तरफ रघु और राजा साहब के समर्थक, दूसरी तरफ साहूकार के लोग चिल्ला रहे हैं। रघु और राजा ने हमारी जमीन बेच दी है, हम भूखे मरेंगे। झूठ है, रघु गांव के लिए जान देने को तैयार है। कहते हैं कर्ण पिशाचनी सिर्फ उन्हीं लोगों के सामने आती है जिनका भाग्य बदलना लिखा हो। वो इंसान को या तो मिट्टी से सोना बना देती है या सोने को मिट्टी, और उसकी ये शक्ति इंसान की नीयत पर निर्भर करती है। रात का समय, एक छोटे से गांव में टूटी झोंपड़ियों के बीच 2 गरीब दोस्त बैठे हैं। अरे मोहन, देख तो सही, आज फिर खाली पेट सोना पड़ेगा। खेत में जो काम किया उसका आधा दाम भी मालिक ने नहीं दिया। अरे भाई, जिंदगी ही जैसे मजाक बन गई है। मेहनत हमारी और सुख किसी और के हिस्से। काश कभी हमारी तकदीर भी बदल जाए। दोनों आकाश की तरफ देखते हैं। चांदनी में थकी हुई आंखें चमकती हैं। अचानक पास के जंगल से अजीब सी हवा चलती है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। भाग्य बदलना चाहते हो? दोनों घबराकर इधर उधर देखने लगते हैं। कौन है वहां? सामने आओ। पेड़ों की छाया से धीरे धीरे एक सुंदर स्त्री निकलती है। लंबे काले बाल, लाल आंखें
और होठों पर रहस्यमयी मुस्कान। यह है कर्ण पिशाचिनी। डरो मत, मैं तुम्हें वही दूंगी जो तुम्हें चाहिए, दौलत, सोना, सम्मान। पर याद रखना, हर वरदान की कीमत होती है। तुम कौन हो? लोग मुझे कई नामों से जानते हैं, पर इस धरती पर मुझे कर्ण पिशाचनी कहते हैं। दोनों दोस्त एक दूसरे को देख हैरान रह जाते हैं। अगर सच में अमीर बनना चाहते हो तो आज रात सूर्योदय से पहले मेरे बताए काम को पूरा करना होगा, तभी मैं तुम्हें सोने का खजाना दूंगी। कैसा काम? वो तुम सुबह से पहले जान जाओगे, लेकिन याद रखो, नीयत साफ होगी तो दौलत हाथ लगेगी, वरना सब कुछ खो दोगे। उसकी लाल आंखें चमकती हैं और वो धुंध में गायब हो जाती हैं। दोनों दोस्त सहमे हुए लेकिन उम्मीद से भरे खड़े रह जाते हैं। क्या वाकई कर्ण पिशाचिनी इन गरीबों की तकदीर बदल देगी या ले लेगी उनकी जिंदगी? ये रहस्य अगली कड़ी में खुलेगा।